Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों, आज की क्लास से एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड लेक्चर है और इसमें जो भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ाई गई है उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज का जो बच्चों लेक्चर होगा वो बेस के बारे में होगा। बेस की सारी प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। केमिकल से लेकर फिजिकल तक सारी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी हम कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको देखना है, आप एकदम फोकस्ड रहिए पढ़ाई पे। बहुत अच्छे से ये लेक्चर आपका होने वाला है। सही है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसेज की बात करें तो बेसेज से पहले हम थोड़ी सी और एक पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एसिड्स की अगर बात करें, एक पॉइंट एसिड्स में मिस हो गया था कि आपके पास कि एसिड के पास ऐसा क्या होता है, हर एक एसिड में क्या कॉमन होता है। बात समझ में आती है ना। हर एक एसिड में क्या कॉमन होता है, यानी कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव। एसिड्स के पास ऐसा क्या है ना, सारे एसिड्स के पास कॉमन क्या है। बात समझ में आती है क्या। तो जब यहाँ पे देखा गया कि कोई भी एसिड्स को आप लेते हो, कोई भी एसिड्स को लेते हो, सपोज HCl मैंने एसिड लिया, HCl को एसिड लिया, जैसे मैंने इसको पानी में डाला, पानी में यानी एक्वस में डाला, तो ये H+ और Cl- में ब्रेक होता है। यानी कि एसिड किस चीज को प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, H+ को प्रोवाइड कर रहा है, आयंस को प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारे पास क्या होता है, H+ आयंस बोलते हैं। सही है, बोलो जल्दी से। लेकिन आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि H+ जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। H+ जो है बच्चों अकेला पानी में एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। H+ अकेला पानी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो H+ पानी में किसके फॉर्म में रहता है, H+ और वाटर हमारा कंबाइन होता है और क्या बन जाता है, H3O+। इस H3O+ को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी से बता दो। इस H+ को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। सभी लोगों को ये बात समझ में आया क्या। H+ को क्या बोलते हैं हम बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। तो अगर ऊपर वाले रिएक्शन को आपको लिखना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि HCl प्लस वाटर जब हमारे पास मिक्स होगा तो ये H3O+ बनेगा और Cl- बनेगा। बात समझ में आई, बोलो। हाँ, लेकिन जब हम दिखा रहे हैं, आपको कॉमन सेक्शन दिखा रहे हैं, तो HCl जब पानी में डालोगे तो हम जनरली H+ और Cl- लिख देते हैं। वैसे ही H2SO4 ले लो। H2SO4 को जब हमने पानी में डाला तो ये पता है क्या बना, 2H+। सही है ना बच्चों, और क्या बना, SO4 2-, यानी इसमें भी H+ क्या है, कॉमन है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि एसिड्स के पास क्या कॉमन है, जल्दी से बता दो। एसिड्स के पास क्या कॉमन है, जैसे ही मैं उसको पानी में डालता हूं, किसी भी एसिड्स को हम पानी में डालते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करता है, जल्दी से बता दो। किसी भी एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या प्रोवाइड करेगा, वो हाइड्रोनियम आयन, यानी H+ आयंस वो प्रोवाइड करने वाला है। H+ आयंस बोलूं या H3O+ आयन बोलूं, सेम है। पानी में बेसिकली H+ आयन H3O+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने H3O+ दैट मींस हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है। सभी लोगों को ये बात समझ में आई। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या ना। बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। ये हमारे पास इथेनॉल, आप लोगों को पता है ना। अरे दमन बानी, इथेनॉल एल्कोहल्स की बात हो रही है। ये क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल के पास सर H है, एल्कोहल के पास सर H है, तो क्या ये एसिड होगा, क्या ये एसिड होगा, है ना। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज का फार्मूला याद है ना, C6H12O6। इसके पास भी सर H है, क्या ये एसिड होगा, क्या ये एसिड होगा। मैंने क्या बताया, एसिड वही होगा जिसको पानी में डालने के बाद H+ आयंस दे। पानी में डालने के बाद बच्चों H+ आयंस दे, वही एसिड होगा, अदरवाइज वो एसिड नहीं होगा। समझ गए क्या, अरे हाँ या ना, बोलो बोलो। तो जब इन दोनों को हमने पानी में डाल के देखा तो ये डिसॉल्व होता है। क्या होता है, डिसॉल्व होता है, मिक्स होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट का मतलब ये H+, ये भी ना ही हमारा एल्कोहल H+ प्रोवाइड करता है और ना ही हमारा
ग्लूकोज H+ प्रोवाइड करता है। इसके वजह से हम लिखते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल्स क्या है बच्चों, क्या है बता दो, ग्लूकोज और अल्कोहल्स एसिड नहीं है। क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा कि आपके पास ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम पानी में उसको डालते हैं तो वो डिसॉल्व होता है, ना कि डिसोसिएट होता है। ये हुआ है डिसोसिएट, ये डिसोसिएट हुआ है, सही है ना बच्चों। HCl H+ और Cl- में ब्रेक हुआ है तो जाकर यहाँ H+ मिला है, और H+ मिलेगा तो ये एसिड कहलाएगा। आ गई बात समझ बच्चों? अरे बोलो बोलो, आ गई बात समझ सभी लोगों को? हाँ यार, वेरी गुड। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ थोड़ा सा आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला पॉइंट हमारे पास ड्राई HCl की बात करें। ड्राई HCl क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास ड्राई HCl है ना, ड्राई HCl गैस ले लो, खुश हो जाओ, HCl गैस ले लो। क्या HCl गैस को हम ड्राई लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या ये कलर शो करेगा? क्वेश्चन ऐसे ही आती है कि HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे अगर आप डालोगे, ब्लू लिटमस ले लो, है ना, ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या ये कलर चेंज कर पाएगा? क्या ये कलर चेंज कर पाएगा? तुम तो बोलते हो सर HCl इज अ एसिड, HCl इज अ एसिड, तो क्या ये कलर चेंज करना चाहिए? बताओ बताओ, बता दो, आज ही बताना है बच्चों, जल्दी से बताओ। बहुत सारे लोगों का जवाब है हाँ सर, बहुत सारे लोगों का जवाब है बिल्कुल हाँ सर, चेंज करना चाहिए। अरे नलायको, मैं आपको बता दूं कि ड्राई लिटमस और HCl गैस कभी कलर शो ही नहीं करेगा। क्यों? जब तक ये HCl डिसोसिएट नहीं होगा H+ और Cl- में, तब तक ये कलर शो नहीं करेगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं बच्चों, या तो इसको हम पानी में डाल दें, या तो हम HCl गैस को पानी में डाल दें, या हम क्या कर दे, जल्दी से बता दो, हम क्या कर दे? अरे क्या कर दे, ड्राई लिटमस पेपर को वेट बना दे, इसको गीला कर दे कि वेट पे आएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे पानी होगा तो इसके कांटेक्ट में आकर वो क्या हो सके, HCl डिसोसिएट हो जाए, और HCl डिसोसिएट हो गया यानी H+ और Cl- में, तो ये आपको ब्लू लिटमस को रेड में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता है। समझ गए सभी लोग? बोलो बोलो हाँ या ना। यानी कि यहां से बच्चों आपके पास सिंपल सा कंक्लूजन निकला कि आपके पास HCl जो है या कोई भी एसिड है, अगर गैस के फॉर्म में है ना, तो वो आपके पास एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। उसके लिए उसको हम कहां डालेंगे बच्चों? पानी में डालेंगे, तभी जाकर, यानी एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिडिक बिहेवियर HCl या H2SO4 शो नहीं करेगा। आपको एसिडिक बिहेवियर उसका चेक करना है तो पहले आपको उसको पानी में डालना है। कहां डालना है? जल्दी से बोलो, अरे कहां डालना है? पानी में डालना है। समझ गए क्या? अरे हाँ या ना। उसके बाद आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसके लिए आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। सही है, चलो बेसेस स्टार्ट करते हैं। एसिड की कहानी हमारे पास खत्म हो गई है, बेसेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। बेसेस क्या है पता चलेगा आपको। बेसिस की बात करें, सही है ना। बेसिस सबसे पहले हमने एसिड में देखा था कैसा होता है। एसिड कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट होता है। ये बेसिकली क्या होता है? बीटर इन टेस्ट होता है। बोलो बोलो, बीटर इन टेस्ट होता है, सोपी टच होता है, साबुन जैसा, सोप है ना, सोपी टच होता है। बल्ले पड़ा आप लोगों को? अरे हाँ यार, जल्दी से बताओ। अब ये हमने बता दिया। उसके बाद अर्हेनियस, हमने अर्हेनियस देखा था या नहीं देखा था? अरे बोलो, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेसिस किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड, द सब्सटेंस है ना, विच प्रोवाइड OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो OH- आयन को मैं बता दूं बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो। हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन में, वही कहलाएगा बेस, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थियरी। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थियरी। जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। NaOH को जैसे ही हमने पानी में डाला, कहां डाला? पानी में डाला, तो ये Na+ और OH- में ब्रेक हुआ। दैट मींस ये देखो क्या दिया, हाइड्रोक्सिल
है ना, हाइड्रोक्सिल आयन दिया, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, दैट मींस NaOH क्या होगा, 100% बेस होगा। जैसे अगला एग्जांपल, KOH को पानी में डालो, KOH के पानी में डालने से ये क्या मिला, जल्दी से बता दो, K प्लस और OH माइनस, फिर से ये हाइड्रोक्सिल आयंस दिया, तो ये हमारा KOH भी क्या है बच्चों, KOH भी क्या है, जल्दी से बोलो, बेस है, बेस है। यहाँ पे एक टर्म्स और बेसेस के लिए यूज किया जाता है, एक टर्म्स बच्चों बेसेस के लिए और यूज किया जाता है, दैट इज अल्कली। क्या यूज किया जाता है, जल्दी से बोलो, अल्कली। फिर से बोलो बच्चों, अरे जल्दी से बोलो, क्या, अल्कली। एक बार और बोलो, अल्कली। अल्कली, अल्कली का मतलब क्या होता है, अल्कली का मतलब क्या होता है, मैं किस टाइप के बेसिस को अल्कली बोलता हूं, वो बेसिस है ना, वो बेसिस जब पानी में डालने के बाद, वो बेसिस जब पानी में उसको हम डालते हैं तो वो क्या हो जाए, 100% डिसॉल्व हो जाए। पानी में डालने के बाद वो क्या हो जाए, 100% डिसॉल्व हो जाए। फिर से बोलो, पानी में डालने के बाद वो 100% डिसॉल्व हो जाए। 100% डिसॉल्व हो जाएगा यानी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो, अल्कलीज बोलेंगे। बात समझ में आती है ना। completely, bases which completely लिखो, bases which completely dissolve, है ना, dissolve in, बोलो बोलो, completely dissolve in water, सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। जैसे एग्जांपल ले लो, NaOH, KOH, बात समझ में आती है। फिर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पानी में 100% डिसॉल्व हो जाता है। फिर हमारे पास ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पल्ले पड़ा। ये हमारे जो बेसिस है, ये हमारे पास जो बेसिस हैं, ठीक है, वो हमारे पास अल्कलीज कहलाते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक एग्जांपल में चिपका सकते हो, ये भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। ये सारे के सारे जो बेसिस प्रेजेंट है आपके पास, पानी में डालोगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चों, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चों, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्कलीज कहलाएंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, जल्दी से बोलो हाँ या ना। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको अल्कलीज का मतलब समझ में आया, सभी लोगों को अल्कलीज का सभी लोगों को मतलब समझ में आ गया है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ जो कहानी है उसको सुनिएगा आप अच्छे से। अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, बोलो बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में सबसे पहला आप पॉइंट क्या लिख सकते हो, राइट डाउन करते जाइएगा। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, बेसिस हैव बीटर टेस्ट। क्या लिख सकते हो, बेसिस हैव बीटर टेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, बेसिस फील सॉपी टच। क्या लिख सकते हो, जल्दी से बोलो, सॉपी टू टच। बेसिस हैव, सॉरी, बेसिस फील सॉपी टू टच। क्लियर है, दूसरा पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट आपके पास ये तो पता ही होगा कि बेसिस जो है वो आपको रेड लिटमस को किस चीज में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये बात आप लोगों को बहुत पहले पता है, इंडिकेटर्स में भी मैंने आपको सिखाया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो चौथा पॉइंट जो है वो हमारे पास बेसिस है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है, जल्दी से बता दो, ये है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या है, जल्दी से बता दो, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है कि अगर इसको आप पानी में डालते हो तो आयंस में कुछ ना कुछ पार्ट इसका आयंस में कन्वर्ट हो, कुछ ना कुछ पार्ट इसका आयंस में कन्वर्ट हो। जैसे मैंने NaOH को पानी में डाला, NaOH को पानी में डाला तो Na प्लस और OH माइनस बनाया था, है ना, Na प्लस और OH माइनस बनाया, दैट मींस दे डिकम्पोज, NaOH डिकम्पोजेस इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। NaOH डिकम्पोजेस इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। ये Na प्लस और OH माइनस क्या है बच्चों, आयंस है। क्या है, जल्दी से बता दो, आयंस है। क्या है, ये आयंस है। और यही आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोलो बोलो, रिस्पॉन्सिबल, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सुनो, क्वेश्चन आएगा कि बेसिस इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कराते हैं।
बेसेस इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कराते हैं? तो आपके पास बहुत सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि जैसे मैं बेसेस को पानी में डालता हूं, बेसेस को पानी में डालता हूं तो ये कोरस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे Na+ और OH- में ब्रेक हुआ है और आयंस ही हमारा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रहेगा बच्चों? बोलो बोलो हाँ या ना? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस करते हैं हम बेसिस का। बेसिस की क्लासिफिकेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। वही स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। कौन सा बच्चा जल्दी से बोलो, अरे जल्दी से बोल दो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। क्लियर है बच्चों? अरे हाँ या ना? स्ट्रेंथ के बिहाफ पे, स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हमने क्या कर दिया? बेसिस को क्लासिफाई किया। कौन सा? बोलो बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। SP फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, WA फॉर वीक, सॉरी WA नहीं WB आएगा, वीक बेस। ओके, WB इज अ वीक बेस। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स पे आएंगे तो हमारे पास एग्जांपल जो होगा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए किसके लिए लिखा? स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल लिखा। वीक बेसिस के एग्जांपल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, सही है। और हमारे पास क्या है बच्चों? और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतने सारे याद रखोगे काफी है, तीन याद रखो अभी के लिए, आपके लिए काफी है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कैसे डिसाइड किया जाता है, पहले ये चीज आपको बता दूं। जैसे आपको एसिड के अबाउट बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताया था, याद है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? पानी में डालने के बाद डिसॉल्व नहीं, 100% डिसोसिएट हो। 100% जो डिसोसिएट होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोले थे। यानी यहां भी अगर 100% इसको मैं पानी में डालता हूं, जैसे एग्जांपल देखो, NaOH है, NaOH का मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिया, 100 मॉलिक्यूल्स को जैसे हमने पानी में डाला, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? Na+ में और OH- में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये OH- आयंस को प्रोवाइड कर रहा है। समझ गए? बोलो बोलो, OH- को प्रोवाइड करेगा तो बेस है। यहाँ पे हमारे पास जैसे NH4OH का एग्जांपल लेता हूँ, ये किस चीज में ब्रेक होगा सर? NH4+ और OH- में, NH4+ और OH- में। तो यहाँ पे हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स अगर NH4OH का है तो ये बेसिकली 10 मॉलिक्यूल्स इसका, 10 मॉलिक्यूल्स इसका बनेगा। दैट मींस ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। क्या होता है? ये पार्शियली डिसोसिएट और आयोनाइज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। समझ गए? अरे बोलो बोलो, समझ गए क्या? हाँ या ना? जवाब दो, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? जल्दी से। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे हम आते हैं। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं। रिएक्शन विद मेटल, है ना? इसका मेटल का जो रिएक्शन है स्पेसिफिक है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, दो रिएक्शन में लिखा हूं, दोनों बोर्ड में है और पूछे जाते हैं। जब हम जिंक के साथ NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है पता है? सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है बच्चों? Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन। यानी कि एसिड का भी रिएक्शन जब हम मेटल के साथ कराए थे, एसिड का भी रिएक्शन जब हम मेटल के साथ कराए थे तो वहां भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था। बेस का भी रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। जैसे आप ले लो एल का रिएक्शन बेस के साथ कराओगे, पानी थोड़ा आपको डालना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन आपको क्या देगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस क्या देगा बच्चों? H2 देगा। रिएक्शंस हम बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ भी कितना? 2 3 होगा 2। ओके गुड,
तो इसको भी 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो। देखो अभी आई थिंक रिएक्शंस हो गया होगा बैलेंस, रिएक्शन हो गया 4 2 6 है ना 6, सही है बच्चों, रिएक्शंस हो गया है ऑलमोस्ट बैलेंस। ऊपर वाले को देख लो, ऊपर वाला रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 कर लो। और क्या है बच्चों जल्दी से बोलो, बिल्कुल अभी तो बैलेंस हो गया, अभी तो रिएक्शंस बैलेंस हो गया। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ये नाम को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो, सोडियम जिंकेट। और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। क्लियर, बोलो बोलो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों के दोनों, और आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, बोलो बोलो जल्दी से, हाँ या ना। चलिए, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ समझो इस दौर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास आपको बता दूं एसिडिक नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं जल्दी से बता दो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सिंपल सी तो बात हो गई, बेस और एसिड का रिएक्शन, एसिड और प्लस बेस रिएक्शन क्या देगा जल्दी से बता दो, एसिड बेस रिएक्शन क्या देगा बच्चों जल्दी से बता दो, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां भी तो वही होगा, जैसे बेसिस ले लो NaOH, NaOH को CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या करना है, प्लस क्या करना है जल्दी से बता दो, अरे प्लस क्या, वाटर बनेगा, प्लस क्या, वाटर बनेगा। आई बात समझ, बोलो बोलो, अरे हाँ या ना, जल्दी से बता दो हाँ या ना। वैसे ही हम KOH को जब CO2 के साथ पास कराएंगे तो क्या बनाएगा ये K2CO3 प्लस H2O, सही है ना। इसको हम पोटेशियम कार्बोनेट बोलेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट, सही है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दूं, NaOH को डीलिक्विसेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, NaOH को हम क्या बोलते हैं, डीलिक्विसेंस बोलते हैं। मैं लिख देता हूं क्या है ये, डीलिक्विसेंस, यहां लिखता हूं डीलिक्विसेंस। ये मतलब क्या होता है ना। NaOH किसकी तरह बिहेव करता है जल्दी से बता दो, डीलिक्विसेंस की तरह बिहेव करता है। NaOH किसकी तरह बिहेव करता है जल्दी से बता दो, NaOH किसकी तरह बिहेव करता है जल्दी से बता दो, डीलिक्विसेंस की तरह बिहेव करता है। समझ गए, अरे बोलो हाँ या ना। NaOH किसकी तरह बिहेव करता है, डीलिक्विसेंस की तरह। अब ये डीलिक्विसेंस का मतलब क्या होता है बोलो, डीलिक्विसेंस का मतलब क्या होता है। NaOH जो है वो बेसिकली मॉइस्चर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है। बोलो बोलो, अरे क्या है वो जल्दी से बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बात समझ में आती है ना। अरे हाँ या ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और NaOH की स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक नेचर की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या निकलने लगता है, वाटर निकलने लगता है। आपके पास NaOH पहले सॉलिड फॉर्म में रखे हो, बाहर रख दो निकाल कर उसको क्रिस्टल फॉर्म में, तो आपको लिक्विड में धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगता है। तो डीलिक्विसेंस सब्सटेंस इसको बोलते हैं। KOH भी हमारा वैसा ही है। पल्ले पड़ा, अरे बोलो जल्दी से, सभी लोगों को पल्ले पड़ा, वेरी गुड। थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट क्या हो, आप पहले ही पढ़ चुके हो। थर्ड रिएक्शन तो बच्चों आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। क्या है ये थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप का एसिड बेस रिएक्शन। क्या आप लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन नहीं पढ़ा है, एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर। जो एसिड में पढ़े हो सेम एग्जांपल यहाँ चिपका सकते हो, जैसे NaOH प्लस प्लस HCl, जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। अरे हाँ या ना, वही हमारे पास NaOH प्लस H2SO4 ले लो, क्या बन जाएगा जल्दी से बोलो, Na2SO4 प्लस वाटर। अरे आ गई बात समझ, आई बात समझ आप लोगों को। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, समझ में आया। तो ये तीन अपने को बेसिस के रिएक्शन तीन टाइप्स के पढ़ने थे, जो कि इंपॉर्टेंस था तीनों का तीनों, और आपको याद होना चाहिए।
पता होना चाहिए। याद इसको याद क्या करना है, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब तक कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं तब तक आपको आगे यानी एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे 100%। समझ के याद करो, जल्दी याद होगा। क्लियर हुआ? अरे बोलो बोलो हाँ या ना। अब कहानी आती है किस चीज का बच्चों, यूजेज की। किसकी कहानी आती है? यूजेज ऑफ बेसिस की। ठीक है, चलो बच्चों यूजेज ऑफ बेसिस के बारे में बताता हूं आप लोगों को। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। यूजेज ऑफ बेसिस मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का टाइम बचे। देखिए NaOH का सबसे पहले कॉमन नेम है ना, जैसे आपका निक नेम होता है वैसे ही NaOH का भी निक नेम है, KOH का भी निक नेम है। बात समझ में आती है ना? ये दोनों का निक नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का निक नेम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका जनरल नाम क्या है आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा जल्दी से बता दो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। देखो हमारे पास NaOH का जैसे हम कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा? कॉस्टिक दोनों में। सर कॉस्टिक दोनों में है, ये कंफ्यूजन होता है। कॉस्टिक दोनों में है, कौन सा कॉस्टिक सोडा है, कौन सा कॉस्टिक पोटास है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अरे मेरे से पढ़ रहे हो, बाबा से पढ़ रहे हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम है, S फॉर सोडियम और S फॉर सोडा है, S फॉर सोडा है। तो कॉस्टिक सोडा कौन होगा? अरे कॉस्टिक सोडा कौन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कॉस्टिक सोडा कौन सा होगा जल्दी से बता दो? कॉस्टिक सोडा कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। वेरी गुड, आ जाओ। कॉस्टिक पोटास कौन होगा? देखो P फॉर पोटास, P फॉर पोटेशियम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बात समझ में आई है नहीं है? तो आपको पहले नाम कॉमन पता चल गया, नाम कॉमन पता चल गया कि कॉस्टिक पोटास किसको बोलते हैं और कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका यूजेज क्या है? मैन्युफैक्चर सबसे ज्यादा इसको हम वॉशिंग सोप बनाने में यूज करते हैं, सही है ना? क्योंकि उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होती है, NaOH की बेसिक नेचर ज्यादा होती है, सही है। पेट्रोल रिफाइनिंग, बोलो बोलो, पेट्रोल रिफाइनिंग एंड लेबोरेटरी रिएजेंट्स में इसको यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है सोप पेपर के लिए और अल्कलाइन बैटरीज वगैरह में भी यूज करते हैं इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, सही है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? एंटासिड। एंटासिड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एंटासिड क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। इसके बारे में अभी हम डिस्क्रिप्शन भी आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो। एंटासिड हमारे पास बच्चों क्या है? सुनिए, एंटासिड किसको बोलते हैं? बहुत आसान है। जैसे हम ज्यादा कभी कभार खाना खा लेते हैं तो इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन क्यों होती है? इनडाइजेशन क्यों होती है कि हमारा जो स्टोमक है उसमें पेप्सिन है ना, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। किसको? HCl को रिलीज करता है। और HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है बच्चों? एसिड है। और एसिड एक्सेस में जब रिलीज होगा, एसिड एक्सेस में जब रिलीज होगा तो आपको क्या होगा? आपको पेन होगा, दर्द होगी, है ना, आपको गैस फील होगा। बात समझ में आती है ना? तो उस चीज को, उस पेन से रिलीफ पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड का यूज करते हैं। टैबलेट्स के भी फॉर्म में आता है, लिक्विड के भी फॉर्म में आता है, जिसमें आप चाहे यूज कर सकते हैं, सही है। तो आप टैबलेट लेते हो, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है, सही है ना। बेस और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? एसिड और बेस बच्चों जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी तो हमारा पेन सही हो जाएगा, हमारा दर्द जो हो रहा था वो सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये है सर कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। समझ गया क्या? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से, हाँ या ना। वेरी गुड। उसके बाद एक और है हमारे पास, और एक दो मैं लिख देता हूं। NaHCO3 ये है बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और एक होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग, बोलो बोलो, वॉशिंग सोडा। अरे ऐसे याद रख सकते हो, बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट।
देखो देखो कौन सा क्या है, बाई बाई, देख लो बाई बाई है ना, बाय बाय सोडा, इसको हम बाय बाय सोडा, बाई कार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा होगा, बाई कार्बोनेट ही हमारा बेकिंग सोडा होगा ना। बी फॉर बाई कार्बोनेट, बी फॉर बेकिंग सोडा, बी फॉर बाई कार्बोनेट, बी फॉर बेकिंग सोडा, और इसका नाम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो एक याद होगा तो दूसरा तो याद होगा, कौन सा बेकिंग सोडा है और कौन सा वॉशिंग सोडा है, इसमें आपको कभी अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही, इसको छाप डालिए जल्दी से। हाँ यूजेस तो बता, हाँ दोनों का यूजेस तो बता दिया ना, बेकिंग सोडा में यूज होता है, इसको वॉशिंग सोडा के लिए यूज हम करते हैं। सही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा बच्चों, वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। क्या बात होगी? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस की बात होगी। तो देखो प्रॉब्लम क्या आया कि हमारे पास इंडिकेटर था, इंडिकेटर दैट मींस लिटमस पेपर था। तो हम बात करें लिटमस जो पेपर था, है ना, लिटमस जो पेपर था उसमें हमने क्या डाला, ये लिटमस पेपर था, सपोज लिटमस पेपर है, इस पे हमने HCl को चेक किया, है ना, HCl चेक किया, H2SO4 चेक किया, दोनों ने कलर चेंज किया। अगर ये ब्लू लिटमस है तो ब्लू टू रेड दोनों में हुआ, दोनों में रेड हुआ, बात समझ में आती है, दोनों में रेड हुआ, बात समझ में आई। एक और विनेगर भी ले लेते हैं, यानी एसिडिक एसिड, ये भी रेड किया। तो अब यहां से क्या पता चला कि ये तीनों के तीनों एसिड हैं। यहां से ये पता चला, इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो तीनों के तीनों हमने कंपाउंड लिए हैं, तीनों के तीनों एसिड हैं, लेकिन कौन किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, इसको कैसे पता लगाया जाए, इसको कैसे पता लगाया जाए। वैसे ही बेस में भी है, वैसे ही हमारे पास बेस में भी ले लेते एग्जांपल, है ना, बेस में भी एग्जांपल हमने रेड लिटमस इस बार ले रखा है, रेड लिटमस लिया, और यहां हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और क्या ले लिया, NaOH ले लिया। तीनों ने किस चीज में कन्वर्ट किया, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम वही सेम कि कौन सा ज्यादा अच्छा बेस है ना, या इसमें कौन सा अच्छा एसिड है, इसका जवाब मिलना मुश्किल था उस टाइम, है ना, इसका जवाब मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, डिफिकल्ट था। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? तो इसी चीज को बताने के लिए, इसी चीज के स्ट्रेंथ को बताने के लिए, बात समझ में आती है क्या? बोलो बोलो। इसी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर और उससे पहले हम बात करेंगे सोरेनसन स्केल आया। कौन सा स्केल आया जल्दी से बताओ? सोरेनसन स्केल। सोरेनसन स्केल को ही हम देख लो, सोरेनसन स्केल को ही हम पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो? सोरेनसन स्केल को ही हम पीएच स्केल बोलते हैं। तो ये पीएच स्केल आया कि कौन सा एसिड कितना अच्छा होगा या खराब होगा, ये हम पीएच एक आप समझ सकते हो कि ये स्केल है, जो जैसे आपके पास स्केल घर पे होता है ना मेजरमेंट करने के लिए इतना बड़ा, इसमें लाइनिंग होती है, वैसे ही पीएच स्केल में भी हमारे पास क्या होगी, लाइनिंग होगी। जब पीएच स्केल आपको सामने डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा, वहां पे अभी 2 से 4 मिनट बाद उसी पे हम आने वाले हैं। तो उससे पहले और बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। सही है। अब सुनो, पहली चीज ये आपको बताया ना कि स्ट्रेंथ को बताने के लिए, या तो एसिड के या बेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए कौन सा स्केल है, सोरेनसन स्केल या पीएच स्केल। क्लियर है? उससे पहले सुनो, अगर मैं पूछूं आप लोगों से, अगर मैं बच्चों पूछूं आप लोगों से कि वाटर एसिडिक है या बेसिक है, वाटर एसिडिक है या बेसिक है, जल्दी से बताओ। वाटर जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? तुम्हारा जवाब होगा, क्या होगा? सर ये तो वाटर हमने सुना है न्यूट्रल है। क्या है बच्चों? न्यूट्रल है। जल्दी से बोलो, न्यूट्रल है। क्या आपको पता है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराता है? क्या आप लोगों को पता है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराता है? नहीं कराता है, इसका मतलब क्यों नहीं कराता होगा? प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता होगा बोलो? यानी कि इसलिए नहीं कराता होगा क्योंकि H2O H+ और OH- में ब्रेक डाउन होता ही नहीं होगा, होता भी होगा तो बहुत ज्यादा कम होता होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अगर ये ज्यादा होगा ब्रेक
अगर ये ज्यादा ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये भी कराता, जैसे एसिड करा रहा था, जैसे बेस करा रहा था। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कि 1 लाख मॉलिक्यूल्स लूं, 1 लाख मॉलिक्यूल्स या 10 लाख ले लो, 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल्स लो, तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपका H+ और OH- में डिसोसिएट होगा। दैट मींस नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है। सही है, बोलो नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है। इसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराता है। क्लियर है, बोलो। दूसरा, पीछे वाला सोच रहा है सर आपने तो बोला जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो बेस है। सर ये तो दोनों दे रहा है, तो क्या बोलूं मैं, एसिड बोलूं या बेस बोलूं? नालायक, को अच्छी बात क्या है कि जितना H+ है उतना ही क्या है, OH- है। तो इसको हम जब भी इसको देखो, पहले स्क्वायर ब्रैकेट को क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, याद रखिएगा इसको। स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन दैट मींस अमाउंट बोल सकते हो, कितना है वो, है ना। पर लीटर सॉल्यूशन में ये कितना हमारे पास H+ है या OH- है, उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। सही है, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- जहां भी होगा वहां हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है। क्या है, जल्दी से बोलो, न्यूट्रल है। पल्ले पड़ा, अरे बोलो जल्दी से। जहां भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- इक्वल हो गया उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, न्यूट्रल बोलते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़े। अब क्या किया हमने, एसिड लिया, एसिड जैसे HCl लिया, एसिड हमने HCl लिया और पानी में डालना स्टार्ट किया, है ना। और इसकी जो, पहले आपको बता दूं कि इसकी जो अमाउंट होती है बहुत ही कम होती है डिसोसिएट होने का। क्लियर है। और मैं पानी में HCl को डाल दिया, तो HCl भी तो H+ देगा और OH- देगा, सॉरी Cl- देगा। अब जब मैं पानी में डालूंगा HCl को, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पहले सपोज 10 लाख में से 1 मॉलिक्यूल्स था, अभी हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स आ गया, और तो ये कॉन्सेंट्रेशन H+ का क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन H+ का बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। कौन सा नेचर बढ़ेगा, जल्दी से बोलो, एसिडिक नेचर। यानी H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो एसिडिक नेचर। पल्ले पड़ा, अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन H+ का ग्रेटर है देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- तो ये पॉइंट एसिडिक नेचर को शो करेगा। किसको, एसिडिक नेचर को। अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है H+ से, तो ये बेसिक नेचर को शो करेगा। किसको, अरे जल्दी से बोलो, किसको, बेसिक नेचर को। किसको, बेसिक नेचर को। आई बात समझ बच्चों, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो। हाँ बच्चों, क्या मैं बोल रहा था, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा था आप लोगों से कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया तो वही पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। सही है ना, अरे हाँ या ना। अच्छा, क्वेश्चन एक और आता है, क्या एसिड के पास OH- का आयन नहीं होता है? क्या एसिड के पास सिर्फ H+ ही होता है क्या? बोलो, क्या एसिड के पास H+ ही होता है क्या? क्या OH- नहीं होता है? क्या OH- नहीं होता है? अरे होता है बच्चों। देखो यहां आपके पास H+ है, H+ का अमाउंट ज्यादा होता है OH- से, इसीलिए इसको हम एसिडिक नेचर बोलते हैं। एसिड है वो। बेस के केस में क्या H+ नहीं होता है लेकिन उसकी अमाउंट कम होती है, OH- का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम बेसिक नेचर बोलते हैं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं हम किस चीज पे, सोरेनसन स्केल पे आ जाते हैं बच्चों। सीखिएगा ध्यान से, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी सोरेनसन स्केल में। देखो, सोरेनसन स्केल सबसे पहले हमारे पास बात करें, सोरेनसन स्केल को हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल बोलते हैं। ये जो पीएच स्केल है बच्चा लोग, ये जो पीएच स्केल है हमारे पास, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं बताइए।
पीएच स्केल जो हमारे पास है, पीएच स्केल सबसे पहले पीएच वैल्यू, जैसे हम स्केल में 1 to 15 0 to 15 नंबर होता है, वैसे ही यहाँ पीएच स्केल हमारे पास वैल्यूज जो होती है, वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करती है, वैल्यूज लाइज फ्रॉम 0 to 14, यानी कि इस पे जो मार्क किया जाता है, ये स्केल जो बनाया जाता है, इस स्केल पे नंबरिंग जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 to 14 होती है, 0 to 14 होती है, बीच में कहीं 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही है। ये हमारे पास स्केल बन गया, ये हमारे पास एक स्केल हमने बना दिया जिसपे मार्किंग 0 to कहां तक कर दिया, 14 कर दिया। ये किसने मार्क किया था, सोरेनसन ने किया था, सही है। अरे बोलो, जल्दी से बोलो, अरे जल्दी से बोलो, हाँ या ना। अब सोचो यहाँ पे, क्लियर है, ये हमने मार्किंग कर दी है। अब आती है बात, आपको बता दूं कि आपके पास जो ये स्केल है, जो 7 है, 7 वाला जो पॉइंट है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर पे, न्यूट्रल पॉइंट होता है, यही हमारा वाटर का पॉइंट होता है। दैट मींस कंसंट्रेशन H+ और OH- दोनों का क्या होगा, यहाँ इक्वल होगा। न्यूट्रल पॉइंट pH = 7 पे, pH = 7 पे ये कहानी होती है। pH = 7 से अगर आप इधर आते हो तो ये एसिडिक नेचर को दिखाता है, सही है बच्चा। pH इधर से अगर आप इधर जाते हो तो ये बेसिक नेचर को दिखाता है, किसको दिखाता है, बेसिक नेचर को। 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर, 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर को दिखाता है। समझ गए आप लोग, बोलो बोलो। pH 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर, 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, आ गई ना। चलिए अब और सुनिए, और भी मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि यहाँ पे 3.5 से pH 0 to 3.5 तक होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के रेंज में आता है। अगर हमारे पास 7 के पहले तक है ना, 3.5 to 7 के पहले तक, तो ये वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। सिमिलरली बेसिस की बात करूं तो ये 10.5 तक हमारे पास वीक बेसिस के कैटेगरी में आते हैं, और यहां से यहां तक बोलो बोलो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। पहले पढ़ा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, वीक स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में हमारे पास पॉइंट को सोरेनसन ने कैटेगराइज कर दिया था। पल्ले पड़ा, बोलो बोलो हाँ या ना। अरे जल्दी से बताओ बच्चों, पल्ले पड़ा क्या। एक चीज और आप लोगों को यहाँ बताना है इस स्केल में कि जो पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोच के देखो कि पीएच की वैल्यू अगर हमारा बढ़ रहा है, पीएच की वैल्यू इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, पीएच की वैल्यू इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये नहीं लगता कि इधर जाने पे बेसिक नेचर बढ़ रहा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बोलो बोलो, पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर कम होता है, सही है ना। वही बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हो कि पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन जो H+ का है वो कम हो रहा है, और कंसंट्रेशन जो है OH- का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही बात समझ में आई क्या, कंसंट्रेशन H+ की कम होगी और कंसंट्रेशन OH- की ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई सभी लोगों को। अरे जल्दी से बोलो, समझ में आया क्या। तो देखो इसको ऐसे हम दिखाते हैं, यहाँ पे स्केल हम बना देते हैं, ये 7 है ना, ये पॉइंट हमारा 7 हो गया, ऐसे कुछ बना लो, सही है, ऐसे कुछ बना लो, पल्ले पड़ा ऐसे। यहाँ पे मैं आपको ये बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस रीजन में, अपर रीजन में, ये हमारे पास किसका कैटेगरी हो गया, बोलो बोलो, H+ का, और ये जो कैटेगरी है OH- का। देखो यहां समझ हो गया। अब यहां पे अगर pH ग्रेटर देन, सॉरी ये 7 है ना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अगर हम चेक करने की कोशिश करें 7 पे, तो इस कैटेगरी में मैं क्या देख रहा हूं, इस कैटेगरी में मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है और H+ का कंसंट्रेशन कम है, तो ये बेसिक नेचर को शो करेगा।
OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसके वजह से ये बेसिक नेचर को शो करेगा। और यहाँ पे बता दो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसके इधर ज्यादा है और OH माइनस की कम है, इसके वजह से ये एसिडिक को करेगा। और इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, इसलिए ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोलो हाँ या ना। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग क्लास 11th में आइएगा तो बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। pH इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, बस इतना ही याद रखोगे। pH इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वही हमारे पास POH पूछा जाता तो माइनस लॉग, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे भी आप OH डालोगे। सही है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये दो हमारा पास फॉर्मूला बस आप याद रखोगे। और एक और चीज की pH प्लस POH का जो फॉर्मूला होता है वो 14 होता है। ये तीन वैल्यू आप याद रखेंगे क्लास 10th के लिए। अदरवाइज इसका मैं डेरिवेशन आपको क्लास 11th में कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लास 10 तक तो इसकी डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है कि pH प्लस POH 14 कैसे आता है। बताने के लिए तो मैं बता दूं, लेकिन आपको ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। इतना फटाफट आप लोग छाप डालिए, इतना आप लोग फटाफट छाप डालिए बच्चों, फटाफट छाप डालिए। सही है क्या? बोलो बोलो हाँ या ना। छाप लिए? चलो बच्चों, छाप लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को pH वैल्यू फॉर सम कॉमन सब्सटेंस करा देता हूं। कुछ कॉमन सब्सटेंस है जिसकी pH वैल्यू के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा ब्लड का pH क्या होता है, आपका ब्लड जो है उसका pH क्या होता है, तो बच्चों आपके ब्लड का जो pH होता है वो बेसिक नेचर का होता है। दैट मींस 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा, ब्लड का जो pH होता है 7.4 होता है। वही आप लोगों के पास डाइल्यूट HCl की बात करूं, किस चीज की? डाइल्यूट HCl की बात करूं, डाइल्यूट HCl की बात करूं मैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, डाइल्यूट HCl है। तो कॉन्सेंट्रेटेड का pH वैल्यू जो होगा ये हमारा 0 होगा और डाइल्यूट का 1 होगा। समझ गए? अरे बोलो बोलो, ये आपको थोड़ी वैल्यूज है याद रखना है। लेमन जूस, लेमन जूस आप लोग लिख लोगे। लेमन जूस की जो हमारे पास pH वैल्यू आएगी 2.5 आएगी। दैट मींस वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आएगा। सही है? फिर हमारे पास विनेगर, विनेगर जो है वो क्या होगा? बोलो बोलो, विनेगर जो है वो क्या होगा? pH वैल्यू 4 होती है, वीक, वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। टोमेटो, टोमेटो 4.1, टोमेटो की हमारा pH वैल्यू 4.1। मिल्क, मिल्क जो है, मिल्क की आपकी pH वैल्यू 6.5 होती है ना, स्लाइटली एसिडिक होता है। जब मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है, मिल्क जब आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है, कर्ड को योगर्ट भी बोलते हैं, पता है ना, कर्ड को योगर्ट भी बोलते हैं। अगर मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसकी pH वैल्यू और डिक्रीज होती है। दैट मींस और ज्यादा वो एसिडिक बनता है, इसीलिए आपको दही यानी कर्ड आपको कभी कभार खट्टा भी लगता है। दैट मींस वो एसिडिक तो हो रहा है, pH वैल्यू उसकी डिक्रीज तो हो ही रही है, pH वैल्यू तो उसकी डिक्रीज हो ही रही है। बात समझ में आई? एसिडिक हो रहा है, एसिडिक होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। उसके बाद हम बात करेंगे एग, अंडा। अंडा पता है ना, अंडे के आपके पास हमारा pH वैल्यू 7.8 होता है। आपके पास जो टूथपेस्ट सुबह सुबह ब्रश करते हो है ना, उसका pH वैल्यू 8 के अराउंड होता है। डाइल्यूट NaOH और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट NaOH की आपके पास pH वैल्यू 13 हो गई और कॉन्सेंट्रेटेड की pH वैल्यू 14 हो गई। क्लियर है? ये आपको इतनी डेटा इंफॉर्मेशन के लिए याद रखनी है। सही है? इसी पे देखो, अभी कैलकुलेशन तो 10th में पढ़ना नहीं है, तो एक कैसे हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे pH वैल्यू, तो लैबोरेटरी में आप फाइंड आउट कर सकते हो, लैब में फाइंड आउट कर सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसकी पूरी कहानी हम बच्चों अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।